हेलो फ्रेंड्स। तो इवैपोरेशन के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले ही पार्ट में अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा सा हमने समझाया था आपको कि इवैपोरेशन क्या होता है और बहुत ढेर सारा सिखाया था। दूसरे पार्ट में भी हमने सिर्फ सिखाया है। अब उसका तीसरे पार्ट में भी एग्जाम्पल्स है, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे बात रही इतना ज्यादा सिखाने की, क्यों? देखो, हमारा जो वीडियो है यूट्यूब पर एकदम नया है। क्यों? क्योंकि आज से पहले हाँ किसी ने भी किसी भी एक टॉपिक को इतना एक्सप्लेन नहीं किया जितना आपको हमारे वीडियो में मिलेगा। और याद रखो, ये वीडियो यूट्यूब पर और कहीं भी नहीं है। याद रखना, कहाँ? यूट्यूब पर और कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार है कि किसी ने, ठीक है, इन टॉपिक को इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया है। क्यों? हाँ, ये रिस्क है। हम चाहते तो खुद भी जाकर किताबों से क्या होता, उठाते बस देखते और आपको पढ़ा देते, लेकिन नहीं। कुछ नया जब आप सीखेंगे ना, तभी आपका दिमाग खुलेगा और उस चीज को आप समझ पाएंगे या उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपकी क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, ठीक है, आपकी सोचने की क्षमता को। याद रखो, हमारे जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, वो सभी इसी तरह से अपडेट किए गए हैं कि आप जितना देखोगे उतना आपको इतना ज्यादा पता चलेगा कि आप भी कहोगे कि वाह क्या वीडियो है। ठीक है, तो उससे पहले शुरू करते हैं। तो जैसा कि हाँ, इवैपोरेशन पार्ट 3, ठीक है, ये इसका पार्ट 3 है। तो इसमें भी हम कुछ चीजें जानेंगे। तो उससे पहले थोड़े से छोटे छोटे एग्जाम्पल तो शुरुआत करते हैं। जैसे चेहरे का धोना। चेहरे का धोना इवैपोरेशन के पहले पार्ट में हमने आपको बता ही दिया था। इवैपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कुछ रीजंस होते हैं, जैसे टेम्परेचर, हाँ, प्रेशर, हाँ, हवा की स्पीड, ह्यूमिडिटी। ये सब बताया था कि नहीं? बहुत अच्छे। तो आज उन्हीं पर हमारा पहला एग्जाम्पल रहा है चेहरे का धोना। अब ये क्या बात हुई चेहरे का धोना? देखो, हमें जब गर्मी लगती है तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, जाकर अपनी चेहरा धो लेते हैं। अब चेहरा धोने से क्या होता है? देखो, यहाँ पर सरफेस एरिया मिल गया। क्या? हमारा चेहरा। ध्यान रखो, हमारा चेहरा क्या है? सरफेस एरिया है। अब उस पर जैसे ही हम पानी लगाते हैं तो हम पानी को क्या करते हैं, एक बड़े सरफेस एरिया पर फैला देते हैं। अब जब हवा हमारे चेहरे से टकराती है ना, हवा हमारे चेहरे से टकराती है तो क्या होता है, जो पानी के वेपर है, हाँ, वो क्या होते हैं, सॉरी, जो पानी है वो वेपर में बदलने लगता है। अब वेपर में बदलने की वजह से हम जानते हैं कि कोई भी चीज, हाँ, सॉरी, कोई भी लिक्विड अगर वेपर में बदल रहा है, ठीक, क्या, कोई भी लिक्विड अगर वेपर में बदल रहा है तो वो अपनी लेटेंट हीट के बराबर की एनर्जी लेगा। किस चीज से? जिस चीज से वो निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा चेहरा हीट दे रहा है। इसीलिए वो जो पानी होता है जो वेपर में बदलता है, वो हमारे चेहरे से हीट लेकर वेपर में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। हमें पसीना इसलिए तो होता है ताकि हमारा बॉडी क्या करे, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। जब हमारे मसल्स की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा, कि हमारे सेल्स को नुकसान पहुंच सके, तो हमारा बॉडी क्या करता है, पसीना छोड़ता है। और पसीना क्यों? ताकि जब हवा उससे टकराए तो वो पसीना क्या करे, अपने लेटेंट हीट के बराबर की एनर्जी को हमारी बॉडी से लेकर निकल जाए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए और हमें ठंडक महसूस हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी क्या है, ये भी इवैपोरेशन का एक बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, छोटा ही सही, लेकिन समझ में तो आया ना। देखो, यहाँ पर सरफेस एरिया है, टेम्परेचर के लिए आपकी बॉडी है ना, जो काफी हाई हीट देता है। उसके अलावा देखो, हवा की स्पीड, आप जितनी तेज हवा में जाओगे उतना बढ़िया ठंडक महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वेपर उतनी तेजी से बनेगा। अब वेपर बनेगा तो जो पानी है ना, वो क्या होगा, अपने लेटेंट हीट के बराबर आपके चेहरे से एनर्जी निकाल लेगा, है ना, तो आपका चेहरा ठंडा हो गया। लेकिन यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी एक पॉइंट है। क्या? हाँ, अब गर्मियों के समय में ऐसा अधिक होता है और ठंडियों में कम। ऐसा क्यों? देखो, ठंडियों में हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक होती है। हमने जैसे कि बताया था, ह्यूमिडिटी क्या होती है, पानी में सॉरी, हवा में मौजूद पानी की मात्रा को, ठीक है, हवा में कितना मॉइस्चर है, कितनी नमी है, इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ठंडियों में ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चारों तरफ पहले से ही ठंडक है, तो ऐसे में हमारे बॉडी से ज्यादा वेपर नहीं निकलता या ज्यादा पसीना नहीं निकलता है। ठीक,
लेकिन गर्मियों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी लेवल हवा में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हवा भी क्या होती है, ड्राई होती है, काफी गर्म होती है। जब वो हमारे चेहरे से टकराती है हाँ, तो क्या होगा, पानी वेपर में बदलेगा, है ना। बहुत अच्छे। तो अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चाय या खाने की चीजों को ठंडा करना। ये भी एग्जाम्पल है इसका, इवेपोरेशन का। अभी कैसे, हमने देखा होगा या देखा क्या होगा, किया होगा, खाने की मम्मी गर्मा गर्म चीजें दे देती हैं, उसमें धुआं निकल रहा होता है। असल में वो धुआं होता क्या है, हाँ, वो धुआं क्या होता है, पानी का वेपर ही तो होता है ना। हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए फूकते हैं। फूकने से क्या होता है, एक तो हम पहली बात क्या करते हैं, खाने को फैला देते हैं, खाने वाली चीजों को। दूसरी बात, उसमें से जो वेपर निकल रहा होता है उसको फूकते हैं ताकि वो वेपर बहुत तेजी से हट जाए, है ना। वेपर बहुत तेजी से हट जाए। अब वेपर जब हटती है हाँ, तो क्या होगा, कोई चीज देखो मान लो वेपर में बदलता है तो कैसे, अपन लेटेंट हीट के बराबर एनर्जी लेता है, वो कहाँ से लेगा, उस खाने से। इसीलिए हम उसको फूकते हैं ताकि वेपर जितनी जल्दी जल्दी हटेगा तो नया वेपर बनेगा, जिसकी वजह से हमारा खाना बहुत तेजी से ठंडा होगा। खाना नहीं, चाय। आप देख लो, चाय ठंडा करने के लिए सरफेस एरिया, अगर कप का छोटा है तो हम क्या करते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं चाय को, प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, है ना। जिसकी वजह से जब हम फूकते हैं प्लेट में तो जो चाय होता है चाय का वेपर बहुत तेजी से हट जाता है, जिसकी वजह से चाय भी ठंडी हो जाती है। ये भी क्या है, इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है। अगला छोटा सा, आपने देखा होगा, आपके मम्मी या पापा हैं, गर्मियों के समय में छत ज्यादा गर्म हो जाती है तो क्या करते हैं, या बाहर का बगीचा है उसकी जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है, दीवारें ज्यादा गर्म हो जाती है तो क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों, एक बड़े सरफेस एरिया पर पानी का छिड़काव करने से हम्म, उसकी हीट क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब पानी वेपर में बदलेगा तो अपनी लेटेंट हीट के बराबर एनर्जी वो क्या करेगा, निकाल लेगा, है ना। इससे हमारा छत, बारजा या बालकनी कह सकते हो, या हमारा बगीचा आसानी से ठंडे हो जाएंगे। कभी देखा है, नहीं देखा है तो जाकर देखना, ठीक है। अब की बात ध्यान देना। तो ये रहे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल। अब वापस लौट आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर, ठीक है, जो खास तौर पे आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं। तो अब आ जाते हैं सुराही पर। जी हाँ, आपने सुराही, अरे सुराही तो देखी होगी ना। देखो, ड्राइंग थोड़ी खराब है, फिर भी बताने की कोशिश करते हैं। सुराही में क्या होता है, जैसे ही आप पानी भर देते हो हाँ, इसकी मिट्टी इस तरह से पकाई गई होती है, ठीक है, पकाई गई होती है कि इस पर से पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहता है। हाँ, आपने देखा होगा, सुराही में पानी भर देने पर हाँ, मिट्टी के घड़े में क्या होता है, पानी बाहर की सतह पर अगर आप हाथ लगाओगे तो आपके हाथ में पानी महसूस होगा कि पानी बाहर आ रहा है। अब पानी बाहर पूरी तरह से एकदम तेजी से तो आता नहीं है। ऐसे में होता क्या है, बाहर से हवा जब इस घड़े से टकराती है तो यहाँ पर जो पानी है बाहर, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सरफेस एरिया पर फैल गया है ना, पूरे घड़े पर। ऐसे में क्या करता है, अब क्योंकि जब हवा इसे टकराता है रख देने पर, तो ये जो बाहर तो बड़े सरफेस एरिया पे पानी की जो बूंदे हैं हाँ, ये जो पानी की लेयर है, ये क्या करती है, ये वेपर में बदल जाती है। और वेपर में बदलने के साथ साथ क्या होगा, वेपर में कब बदलेगा, जब ये अपने लेटेंट हीट के बराबर एनर्जी निकाल ले। अब क्योंकि हवा एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, मतलब हवा से इतनी हीट, इतनी एनर्जी नहीं ली जा सकती है, ठीक है, कि उससे पानी तुरंत तुरंत वेपर में बदल जाए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या बताया था, आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हाई से लो की तरफ होता है, क्या, हाँ, गर्म से ठंडे की तरफ। तो ऐसे में हमारा जो घड़े का पानी है वो बाहर की जो परत पे लगा हुआ पानी है उसके मुकाबले यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस पैदा हो जाता है। बाहर के पानी में जब हवा टकराती है तो क्या होगा, वो वेपर में बदलेगा, और वेपर में बदलने के साथ साथ वो हवा से तो थोड़ी बहुत एनर्जी लेता ही है, साथ साथ बाकी एनर्जी क्या लेता है, अंदर के पानी से लेता है। हाँ, अंदर के पानी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेपर है वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर के जो पानी का जो हीट है वो ज्यादा होगा, भले ही हमें छूने पर ना पता चले, ठीक है। तो अंदर के पानी का जो हीट है यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर कम। तो हीट का ट्रांसफर किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो इसीलिए ये धीरे धीरे जो वेपर है, ठीक है, ये अंदर के घड़े का पानी का भी तापमान क्या करता है, धीरे 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 कम करता रहता है, जिसकी वजह से घड़ों में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक लार्ज सरफेस एरिया है, हवा की स्पीड जितनी तेज रहेगी, वेपर, ये जो वेपर है, ठीक है, बाहर से बना हुआ, ये उतना ही तेजी से बनेगा। तेजी से बनेगा मतलब, अगर मान लो हवा की स्पीड धीमी है
हवा आई टकराई इससे, ये थोड़ा सा वेपर बना, तो सुराही के इस मटके के चारों ओर हवा की एक परत बनी रह जाएगी, ठीक है, वो जल्दी हटेगी नहीं, इस तरह से कवर कर लेगी, जिसकी वजह से सुराही का पानी बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेपर की परत क्या चारों तरफ एक बराबर फैली हुई है, लेकिन हट नहीं रही है। तो ऐसे में अगर हवा की स्पीड को हम तेज कर देते हैं तो ये वेपर तुरंत हट जाएगी, फिर नया वेपर बनेगा, फिर हट जाएगी, फिर नया वेपर बनेगा। इससे क्या होगा? ज्यादा मात्रा में पानी का वेपर बनेगा, मतलब ज्यादा मात्रा में बहुत तेजी से पानी ठंडा होगा। जी हाँ, इसीलिए आपने कभी यूट्यूब पर सर्च किया होगा, बहुत से दिखाए होंगे ना, सुराही मटकी के नीचे एक पंखा लगा देते हैं छोटा सा, हाँ, पंखे से जब हवा निकलती है, हाँ, वो क्या करता है, पूरे घड़े को ठंडा कर देता है, और कहा जाता है इससे घड़े का पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। नहीं, देखो साइंस ध्यान से देखो, होता क्या है, यहाँ पर पानी पानी है, ठीक है, कोई रेफ्रिजरेंट कूलेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि घड़े का पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। पानी उतना ही ठंडा होगा जितना कि नॉर्मल घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा होता है। अंतर क्या होगा, आप एक यहाँ पर पंखा लगा देने से, एक पंखा लगा देने से जब उसको आप चलाओगे तो ये बहुत तेजी से हवा की स्पीड को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये जो वेपर है, ठीक है, वेपर बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत तेजी के साथ बनेंगे, और उससे आपके घड़े का पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। जी हाँ, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये घड़े का पानी तभी तक ठंडा होगा जब तक ये टेम्परेचर डिफरेंस बरकरार है। कहने का मतलब, मान लो बाहर के वेपर का, समझने के लिए, बाहर के वेपर का ये जो भाप बन रहा है, ठीक है, इसके बाहर का जो वेपर है उसका जो टेम्परेचर है वो मान लो 28 डिग्री सेल्सियस है, और अंदर के पानी का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो ऐसे में देखो, ज्यादा गर्म पानी कहाँ है, अंदर है, और बाहर की जो वेपर है वो कम है, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्या? हाँ, हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर पानी क्या होगा, पानी का टेम्परेचर भी 28 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, दोनों मीडियम बराबर हो गए, है ना, या दोनों को हाई कह लो या दोनों को लो कह लो। तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अब पानी जितना ठंडा होना था हो गया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये वाला भी ठंडा हो गया और बाहर का भी टेम्परेचर बरकरार है, तो ऐसे में वेपर बनेगा, हाँ, तब भी वेपर बनेगा। लेकिन वो हीट कहाँ से लेगा? अब वो हीट लेगा हवा से। जी हाँ, जब तक किसी ऑब्जेक्ट के किनारे किनारे की गर्म सतह से वो हीट लेता रहता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर एक सतह ठंडी हो जाए, मतलब उसका टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो ऐसे में वो कोई और मीडियम खोजेगा। कहने का मतलब, एक गिलास है, गिलास को हम एक गर्म लोहे पर रख देते हैं, ये गिलास ठंडा है, तो ऐसे में इससे हवा टकरा रही है, तो गिलास जो है हवा से भी हीट सोखेगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो जमीन है जिस प्लेट पर हमने इसको रखा है, ठीक है, सरफेस एरिया पर, इससे भी हीट सोखेगा। लेकिन अगर ग्लास का और इस जमीन का, ठीक है, दोनों का तापमान एक जैसा हो जाए तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर बंद हो जाता है। तब हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक चालू रहेगा? सिर्फ हवा से ग्लास में। ये याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बात रही सिर्फ पंखा लगा देने से ठंडा हो जाएगा, हाँ, लगा दो, आप सुराही लेकर आओ, हाँ। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप मटका लेने जा रहे हो तो ये देखना कि उस मटकी की जो सतह है, ठीक है, जो ऊपरी सरफेस है, वो थोड़ा शाइनी ना हो, मतलब ज्यादा चमकदार ना हो। क्यों? क्योंकि बहुत से मटके जो चमकदार होते हैं उनके पोर्स नहीं खुले होते हैं, और ऐसे में जब उसमें आप पानी भरोगे तो वो अच्छे से वेपराइज नहीं होंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे, जो पानी ठंडा करने वाले जो मटके होते हैं उनका जो ऊपरी सरफेस होता है वो ज्यादा चिकना नहीं होता है। कहने का मतलब, वो ज्यादा चमकदार नहीं होता है, ठीक है, वो ज्यादा चमकदार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं ना, उनकी वजह से उनका सरफेस ऊपर का जब आप छुओगे तो खुरदरा महसूस होगा आपको, रफ। इससे पता चल जाता है कि वो मटका सही है। और ज्यादा चिकना अगर मटका ले आते हो, हाँ, उसका सरफेस ऊपर से स्मूथ है, तो ऐसे में हो सकता है कि उसको डायरेक्ट धूप में पकाया गया हो। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से उसके जो पोर्स होते हैं मिट्टी के, ठीक है, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे पानी क्या होता है, वेपराइज होता है, या बाहर आ जाता है, वो बंद हो जाते हैं। अब ऐसा मटके में पानी ठंडा जल्दी नहीं होता है, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना। अब बात आ गई, चलो इस मटके में सिर्फ नीचे ही पंखा लगाया जा सकता है? नहीं, एक तरीका और है। देखो, मान लो ये मटका है, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं तो फटाफट समझाते हैं। देखो, यहाँ पर जो मटका है, हाँ, इसके चारों ओर अगर हम एक कंटेनर लगा दें कुछ इस तरह से, क्या, हाँ, एक प्लेटफॉर्म बना दे, इस तरह से चारों ओर कवर कर दिए, मटका इसके अंदर है,
अब यहाँ पर हम कहीं पंखा लगा देते हैं। अब ध्यान रखें, पंखा इस तरह से लगाएं कि ये हवा बाहर से अंदर की ओर खींचे। अब क्योंकि गोल गोल मटका एकदम बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है, एकदम सेंटर पॉइंट पर रखा गया है, देते हो जो इतनी हवा बना सके कि इसके आसपास का वेपर आसानी से हट जाए, तो वो भी पंखा बहुत अच्छे से मटके को ठंडा कर सकता है। अब आगे देखो, आपने इसके लिए देखा होगा कभी बहुत से जो गांव के लोग होते हैं, ठीक है, वो जब बोतल बोतल लिए होते हैं तो उस पर क्या होता है, बोरा या जूट का, हाँ, जूट की जो बोरियां होती हैं उनको लपेटे रहते हैं अपने बोतल के चारों ओर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी इवेपोरेशन मेथड का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, भले उन्हें पता नहीं होता है। अब ये देखो कैसे, अब यहाँ पर जो उनकी बोतल होती है ज्यादा प्लास्टिक की होती है, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो मेटल की बोतल पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्यों? पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी देखो, यहाँ प्लास्टिक की बोतल पर भी वो क्या करते हैं, उस बोरे को लपेट देते हैं। लपेटने के बाद क्योंकि वो जानते हैं जो प्लास्टिक की बोतल है वो क्या है, एक तो अच्छा कंडक्टर नहीं है, दूसरी बात उसमें ऐसे होल्स है ही नहीं कि उसमें से पानी वेपर में बदल पाए, ठीक है। तो मान लो ढक्कन लगा दिए, वेपर में बदलने का चांस ही खत्म। तो यहाँ पर देखो, जो जूट के जो बोरे होते हैं, ठीक है, उनको चारों लपेटने के बाद अच्छे से क्या करते हैं, उसको गीला कर देते हैं। गीला करने की वजह से वो जूट के बोरे से एक तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है बोतल पे, है ना। बोतल पे बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिलने की वजह से जब उससे हवा टकराती है, ठीक है, हवा टकराती है तो ज्यादा मात्रा में वेपर बनता है। क्या? हाँ, फिर से वेपर बनना। अब फिर से जब वेपर बना तो वो क्या करेगा, वेपर कब बनेगा, जब वो क्या, हाँ, अपने लेटेंट हीट के बराबर एनर्जी ले लेगा। अब वो एनर्जी कहाँ से लेगा, बोतल से, बोतल के अंदर मौजूद पानी से। इसीलिए उनकी बोतल का पानी बाहर के टेम्परेचर से काफी कम होता है। आपने देखा होगा उनकी बोतल का पानी भी ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल ना करें, मान लो कॉपर या स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें, तो पानी और ज्यादा ठंडा हो जाएगा और ज्यादा तेजी से ठंडा होगा। क्यों? देखो बच्चा, प्लास्टिक क्या होता है, एक बढ़िया कंडक्टर नहीं होता, ये हीट का ट्रांसफर आसानी से होने नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पर बोतल का पानी ठंडा इसलिए हुआ, ठीक है, क्योंकि बाहर से हीट अंदर नहीं जा पाई। मतलब मान लो हम घर से निकले, इस तरह की बोतल में हमारे घर पे जो पानी था उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस था। कितना? 28 डिग्री सेल्सियस। हमने इसमें भर दिया। अब ऊपर जो कवर लगा हुआ है, हाँ, वो जूट का कवर जो लगा हुआ है बोरे का, उसको हमने भिगो दिया। अब बाहर हम तेज गर्मी में जा रहे हैं, बाहर का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे में ये जो गीला गीला किया हुआ जो जूट का बोरा हमने लपेटा हुआ था, ये क्या काम करता है, हमारे बोतल के अंदर का तापमान बढ़ने नहीं देता है। हाँ, कैसे? जब इससे हवाएं टकराती हैं तो ये हवाओं से एनर्जी लेता है, हाँ, और थोड़ा बहुत एनर्जी बोतल के अंदर से लेता है और वेपर में बदल जाता है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम वो गर्मी कहाँ से लेता है, हवाओं से, जिसके वजह से हमारे बोतल के चारों तरफ एक वेपर की परत बन जाती है जो इसको गर्म होने से बचाती है। इसीलिए जब भी हम बोतल खोल के पानी पीते हैं वो पानी ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है वो बाहर के मुकाबले कम है। याद रखो, बाहर के मुकाबले कम है। लेकिन अगर हम यहाँ मेटल का बोतल इस्तेमाल करते तो तब यहाँ पर बोतल का पानी भी और ठंडा हो जाता। जी हाँ, और ठंडा हो जाता, ठीक है। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। अब बात आ गई क्या, बोतल का पानी ठंडा करने के लिए मान लो हम स्टील का बोतल ले लेते हैं या कॉपर का, तो ये जूट का बोरा ही लपेटना जरूरी है? नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो पंखा लगाकर। तो अब वो कैसे, देखो, ये मान लो बोतल है, ठीक है, मैं कर देती हूँ। लो, बोतल को रोक हो गया, ठीक है। मान लो ये बोतल है, आप स्टील का ले लो, हाँ, कोई भी मेटल का ले लो, लेकिन एल्यूमिनियम का मत लेना। हाँ, एल्यूमिनियम का मत लेना। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पानी के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, वो थोड़ी मात्रा में पानी में डिजोल्व हो जाता है। ज्यादातर जो बोतलें आती है मार्केट में, हाँ, अगर हम अच्छी क्वालिटी का बोतल नहीं लेते हैं एल्यूमिनियम में, ठीक है, तो ऐसे में अगर उसमें हम पानी रखते हैं तो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होता है, एल्यूमिनियम पानी में डिजॉल्व होकर हमारी बॉडी में चला जाता है। इसीलिए कोशिश करो कि एल्यूमिनियम की बोतल लो ही ना, आप स्टील की बोतल ले लो, कॉपर की बोतल ले लो, वो ज्यादा बेहतर है। और हाँ, कभी स्टील की बोतल लेने जाना तो एक दुकानदार लोग, हाँ, एक प्यारा सा बोलते हैं, क्या, हम थर्मो स्टील बोतल दे देंगे आपको, थर्मो स्टील बोतल ले लो, ये स्टेनलेस स्टील है, हाँ, और ये नॉर्मल स्टील है। तीनों में अंतर क्या होता है? कोई नहीं। एक थर्मो स्टील होता क्या है? थर्मो स्टील का मतलब वो, उसमें क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा समय तक गर्म रहेगा? नहीं। मेटल की खास बात होती है, हमने पहले ही पार्ट में बताया था,
मेटल जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो थर्मो स्टील बोतल का मतलब क्या है? उल्लू बनाने का तरीका। असल में थर्मो स्टील बोतल के अंदर आप जब खोल कर देखोगे, अगर सिर्फ स्टील से बना हुआ है बोतल, तो याद रखो उसमें पानी लंबे समय तक ठंडा या लंबे समय तक गर्म नहीं रहेगा। ये हमेशा याद रखो। क्यों? थर्मो स्टील बोतल जो मार्केट में आती है, हाँ, उसके अंदर असली जो मटेरियल होता है वो होता है प्लास्टिक। क्या बोतल के अंदर प्लास्टिक की परत भी होती है, ऊपर से वो स्टील लगता है, ठीक है, ऊपर स्टील होता है, ठीक, लेकिन अंदर से प्लास्टिक की ट्यूब होती है ताकि उसके अंदर गर्म या ठंडा पानी डालें। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? एक बहुत बेकार कंडक्टर होता है, इससे हीट आर पार नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से ठंडा पानी रखे तो बाहर से हीट अंदर नहीं जा पाएगी और गर्म पानी रखे तो अंदर से हीट बाहर नहीं जा पाएगी। इसीलिए कहा जाता है ये थर्मो स्टील है। लेकिन हाँ, बहुत से बोतल क्या होते हैं, आप खोल के देखोगे ना, उसके अंदर प्लास्टिक की कोई परत होगी ही नहीं। तो ऐसे में वो बोतल थर्मोस्टील है? नहीं, इसे उल्लू बनाने का तरीका है, कोई थर्मोस्टील नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। ठीक है, हमने स्पेसिफिक हीट की वीडियो बताया था, याद रखना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी का बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर फैंसी फैंसी इस्तेमाल करना चाहें, हाँ, थोड़ा इको फ्रेंडली होता है ना, तो हम मिट्टी का बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये मिट्टी के बोतल को याद रखो, मिट्टी का बोतल अगर हम बना रहे हैं तो उसको पहले छाए में सुखाना। हाँ, छाव में। ऐसा क्यों? छाव में सुखाने की वजह से इसके जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं मिट्टी के, वो बंद नहीं होते हैं। अगर हम डायरेक्ट धूप में रख देते हैं, हाँ, सुखाते हैं, तो क्या होता है, उसके पोर्स जो छेद होंगे वो बंद हो जाएंगे, तो अच्छा कूलिंग ये नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, फिर उसके बाद उसको भट्टी में पका सकते हो। अब ऐसे में देखो, यहाँ पर हमने एक मिट्टी का, हाँ, या मेटल का बोतल ले लिया। अब इसके चारों ओर मान लो हमने कोई कॉटन, हाँ, कॉटन का कपड़ा अच्छा सा कोई, हाँ, अगर आपको जूट नहीं लपेटना है, देखो बेटा, जूट बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक, हाँ, और एक एंटी बैक्टीरियल मटेरियल है। अब जूट अगर इस्तेमाल करने में आपको शर्म आ रही है, हाँ, या थोड़ा अजीब सा फीलिंग आ रही है, तो जूट के अलावा और भी कोई ऐसा मटेरियल ले लो जो पानी को लंबे समय तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता हो। ठीक, आपका काम चल जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर मिट्टी का बोतल ले रहे हो तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा, अगर वो मेटल का बोतल हो तभी आप यहाँ पर कोई उसके चारों ओर कपड़ा जैसा मटेरियल लगाओगे। अब इस मटेरियल को जैसे ही आप भिगो दोगे, ठीक है, इसके नीचे आप अपने टेबल पर, ठीक है, ये बोतल के नीचे कुछ मत जोड़ो, इसके नीचे, सॉरी इसके नीचे बता रहे, मान लो आप कोई टेबल ले रहे हो, ठीक है, टेबल पर, हाँ, टेबल पर एक इस तरह से खांचा बना दो, ठीक, इस तरह से कि बोतल उसे बैठ जाए, लेकिन किनारे किनारे से जगह हो, ताकि इसके अंदर जो पंखा लगा हुआ है, ठीक है, जब ये हवा खींचे चारों तरफ से, ठीक है, तो ये हवा किनारे किनारे से बोतल से दे सके, ताकि ये हवा जब बोतल से टकराती हुई ऊपर की ओर जाएगी, है ना, तो बहुत ज्यादा मात्रा में वेपर बनाएगा। याद रखो, सरफेस एरिया मिल गया आपको। हाँ, हवा की स्पीड आप बढ़ा दोगे, हवा की स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, कूलिंग ज्यादा तेजी से होगा। ठीक है, इस तरह से आप रेस्टोरेंट में कर सकते हो। ठीक है, देखो आजकल बहुत सारे इको फ्रेंडली रेस्टोरेंट होते हैं, जहां पर आप जाओ, थोड़ा डिजाइनिंग की जाती है, हाँ, आपको केले के पत्ते पर खाना खिलाया जाता है, तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे रेस्टोरेंट में अगर आप मिट्टी के बोतल का इस्तेमाल करते हो तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इनको ठंडा कैसे रखा जाए उसके लिए आप ये आजमा सकते हो। ठीक है, ये तरीका। अब ये स्टैंड क्या है, ये जो पंखे वाला स्टैंड है, आप टेबल में ही सेट कर दो, ताकि जब भी बोतल लाओ उसी पर रखो। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर फैन चलता रहेगा तो बोतल ठंडा होता रहेगा। ठीक, बहुत अच्छे। लेकिन अगर आपको बोतल में ही सब कुछ लगा देना है तो क्या करो, ठीक है, ये टेबल वाला मटेरियल हटाओ, ठीक, यहाँ पर ये जो स्टैंड है, ठीक है, इसको बोतल से ही इस तरह से ज्वाइन कर दो, थोड़ा बोतल की पैकिंग बदल जाएगी, लेकिन होगा क्या कि इसको इसी तरह से बनाया रहो कि जितना भी हवा अंदर ये नीचे से ले रहा है, ठीक है, जितना भी हवा ले रहा है उस हवा को इस तरह से आगे छोड़े, ये बोतल से की सरफेस से टकराते हुए ऊपर चला जाए। जिससे क्या होगा, आपके हाथ में भी बोतल रहेगा तो हवा क्या होगा, बोतल से टकरा रहा है और बोतल ठंडा हो जाएगा और उसका पानी भी। ठीक, तो यहाँ पर भी किस चीज का इस्तेमाल हुआ, इवेपोरेशन का, है कि नहीं। तो अभी तो सिर्फ 6 एग्जाम्पल हुए, सातवें की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसकी मदद से फ्रिज भी बनाया जाता है। पहले पुराने जमाने का देखते हैं, फिर नए जमाने का। और हाँ, जो भी फ्रिज है वो इको फ्रेंडली है, मतलब मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है, इन्हीं की तरह। अब देखो बेटा, इको फ्रेंडली होता क्या है। इको फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है सभी चीजें मिट्टी की बनाई गई हो। इको फ्रेंडली का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाता हो और आसानी से डिकम्पोज हो जाए। ठीक, ध्यान रखना। अब अगली बात है फ्रिज। पहले के समय में भी फ्रिज था। अब
जो आपके घर में इस समय फ्रिज है वैसा नहीं। देखो उस समय क्या होता था, लोग अपने घर के अंदर, ठीक है, घर के अंदर जमीन के अंदर, ठीक, जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा करवाकर उसके अंदर बहुत बड़ा मटका रखवा देते थे। हाँ, बहुत बड़ा मटका रखवा देते थे और उस मटके के चारों ओर, ठीक है, उस मटके के चारों ओर रेत भर देते थे, बालू। अब ऐसा क्यों? देखो बच्चा, बालू क्या होता है, काफी लंबे समय तक, एक तो वो दानेदार होता है और पानी काफी लंबे समय तक अपने अंदर रख सकता है। और दूसरी बात, बालू की खास बात क्या होती है, जितनी जल्दी ठंडा होता है उतनी जल्दी ये भी गर्म हो जाता है, या मतलब जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा। यही कारण है, अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि रेगिस्तानों में गर्मी सुबह के समय जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, रात के समय उतने ही ज्यादा या उससे ही ज्यादा ठंड पड़ती है। क्यों ऐसा होता है? बालू की वजह से। बालू की इकलौती ऐसी प्रॉपर्टीज है कि बहुत जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर मटके के चारों क्या कर देते हैं, बालू भर देते थे और बालू को एकदम पानी से भिगो देते थे ताकि लंबे समय तक घड़े की चारों ओर पानी जमा रहे। अब यहाँ पर क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वेपर बनता रहता है घर के अंदर। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो पूरे घर में जो वेपर बनता, हाँ, वो कमरे के तापमान को, टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखता, बहुत कमरे में आते ही ठंडक महसूस होती बिना किसी पंखे के। और दूसरी बात, इस मटके के अंदर रखी जाने वाली जो भी सब्जियां होती, उनका तापमान बाहर के तापमान से लगभग 10 से 11 डिग्री तक कम होता। क्या? हाँ, इस मटके के अंदर कुछ भरा नहीं जाता जैसे पानी, इसके अंदर सब्जियां रखते थे वो लोग। सब्जियां रखने के बाद ढक देते थे, जिससे होता क्या था, तापमान अंदर कम रहने की वजह से सब्जियों का जो पकना होता था वो रुक जाता था। अब ये होता कैसे है? देखो, ज्यादा तापमान पड़ने पर सब्जियों में एक हार्मोन्स बनता है, या कह सकते हो एक गैस बनती है जिसको हम एथिलीन कहते हैं। इसको फलों को पकाने, सब्जियों को पकाने वाला हार्मोन्स या गैस भी कहते हैं। आप मार्केट में जाओगे, अगर जहां पर बीज मिलता है, ठीक है, बीज या खाद मिलता है, वहां पर कह दोगे हमें एथिलीन हार्मोन दे दीजिए, आपको दे देगा। उसको लाइए, आप पैकेट में घोर के अगर केलों पर छिड़क दीजिए, हाँ, कच्चे केले हैं, कच्ची सब्जियां हैं, उन पर स्प्रे कर दीजिए, तो आप देखोगे कि कुछ घंटों के बाद वो केले या सब्जियां पक गई। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन्स होता है ये फलों को या सब्जियों को पकाने का काम करता है, ठीक है। अब ये हार्मोन सब्जियों में, प्याज में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए प्याज को कभी भी फ्रिज के अंदर नहीं रखा जाता है बाकी सब्जियों के साथ। और फलों में देख सकते हो केला है या जितने भी पके हुए फल है। क्यों? क्योंकि एथिलीन की पहचान है, ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन अभी भी जान लो, एथिलीन गैस की पहचान है। जब इसको स्मेल करोगे तो हमको ये मीठी 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 खुशबू देती है। अगर फलों से या सब्जियों से मीठी मीठी खुशबू निकल रही है तो समझ लो उसमें एथिलीन गैस बन रही है। और ऐसे फलों या सब्जियों को कच्ची सब्जियों के साथ नहीं रखना चाहिए। क्यों? नहीं तो वो गैस, मान लो इस मटके में हमने ठंडा किया, लेकिन हमने पका हुआ प्याज, हाँ, या कोई पकी हुई सब्जियां रख दी बाकी सब्जियों के साथ, तो ऐसे में जब हम ढक्कन लगाएंगे तो ठंडा होने का कोई असर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एथिलीन गैस मटके में भर गई है ना। एथिलीन गैस मटके में भर जाने की वजह से क्या हुआ, मटकी के अंदर रखी हुई बाकी सब्जियां भी पक जाएंगी। हाँ, थोड़ा धीमे धीमे पकेंगी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है। ठंडा हो जाने की वजह से एथिलीन गैस की बनने की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर गर्माहट पाता है तो वो बहुत जल्दी बनता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके पापा पपीता लाए होंगे, अगर आप गांव साइड के हो, पपीता लाते हैं, उसको न्यूज़पेपर में लपेट कर रख देते हैं। क्यों? ताकि जो एथिलीन गैस बने वो न्यूज़पेपर के अंदर ही रहे, ठीक है, ताकि वो पपीते के चारों ओर फैल जाए, पपीता अच्छे से पक जाए, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कहते पपीते को उठाकर फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रखने से वो एथिलीन गैस नहीं बन पाएगी या बहुत कम मात्रा में बनेगी। इसीलिए इस प्रकार के जो फ्रीजर होते थे, ठीक है, पहले के जमाने में होता ये था, इसके अंदर सब्जियां रख देते थे, कच्ची सब्जियों को, जिससे वो लगभग 10 से 12 दिन तक सुरक्षित रहती थी, ठीक। तो आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन नहीं, ये बहुत बहुत पुराना तरीका है। आज भी हो सकता है कोई इसका इस्तेमाल करता हो शायद, ठीक है, क्योंकि ये मेथड हमने एक बार गांव का सर्वे करते हुए देखा था। वहां पे बहुत पुराना एक झोपड़ा था, उसके अंदर जब हम गए, हमको देखकर भी हैरानी हुई कि किस तरह से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और सच बताएं, उस झोपड़ी में एक भी पंखा नहीं था, एक भी पंखा नहीं था। फिर भी अगर बाहर से जाकर उस झोपड़ी के अंदर चले जाओ तो इतना ठंडा महसूस होता झोपड़ी के अंदर रहते हुए कि आपको ऐसा लगेगा कि सच बताएं एसी लगाओ। अब ये कैसे होता, इसका सबसे बड़ा रीजन ये फ्रीजर भी हो सकता है। अब ये तो हम नहीं बता सकते कि उतना ज्यादा ठंडा वो कैसे था, लेकिन इतना जरूर पता था कि काफी हद तक ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। क्यों?
क्योंकि इससे जितनी भी वेपर बनते, जितनी भी गैसेस बनती वो कमरे में रहती ना, वो कमरे में ही रहती, और हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाने की वजह से कमरा पूरा ठंडा हो जाता है, ठीक है, जिससे बाहर की हीट अंदर एंटर नहीं कर पाती है और काफी राहत भरा कमरा हो जाता है। तो ये हो गए पुराने तरीके। इस तरीके का इस्तेमाल पता है पहले से लोग सब्जी मंडियों में भी करते थे, भले ही इंडिया में करते हों या ना करते हों ये नहीं पता है, लेकिन सब्जी मंडियों में भी करते थे कुछ इस तरह से। इसमें क्या होता था, ये जो मटका होता है ना, इस मटके को एक और बड़े मटके में रख देते हैं। अब बड़े मटके में रखने की वजह से इनके बीच जो खाली स्थान होता है इसमें क्या करते वो रेत भर देते, बालू बारीक। अब बारीक बालू भरने की वजह से अंदर सब्जियां रखते हैं सब्जी मंडी में, और बाहर की तरफ क्या होता, पानी का छिड़काव करते, जिससे क्या होता, धीरे 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 वेपर बनते, भाप बनता और अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल रहता, जिससे की वजह से सब्जियां लंबे समय तक ताजा बनी रहती। आप देख सकते हो ये इमेज है कि नहीं, ये वैसे तो गूगल से निकाली गई है लेकिन फिर भी आप देखकर इसे समझ सकते हो, और ये तरीका आप बनाकर देख सकते हो, आजमा सकते हो। एक प्यारा सा गमला लो उसको दूसरे गमले में इस तरह सेट करो कि उनके बीच खाली स्थान रहे, ठीक, और कोशिश करो गमला मिट्टी का हो, ठीक है, सीमेंट वाला मत लेना, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ऐसे में जब बालू को आप रेत को नमी दोगे तो आप देखोगे उसके अंदर का टेम्परेचर काफी कम हो गया है। याद रखो ऊपर ये वाला गमला रख देना, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर का ठंडक बनी रहेगी, क्योंकि ठंडी जो हवाएं होती है ना वो हाई और लो प्रेशर की वजह से बाहर चली जाती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ढक देना। अब ढकने से बाद एक चीज याद आई, पहले के लोगों में जैसे इस समय क्या होता है, हम बर्तन को किसी अच्छे तरीके से सील कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बर्तन के ऊपर यहाँ पे चूड़ियां बनी होती हैं, जिसकी वजह से उसका ढक्कन काफी अच्छे से बंद हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, ये चूड़ियों वाले ढक्कन या वो कटिंग का चलन नहीं था, तो ऐसे में लोग क्या करते थे, सील करने के लिए किसी चीज को हवा उसमें न लगे, उसके लिए उनके बर्तनों में होता क्या था, थोड़ी सी कटिंग बनी होती, बताते हैं, देखो यहाँ पर बर्तन में, ठीक है, कुछ इस तरह से कटिंग बनी होती, ये कटिंग पूरे एकदम गलियारे जैसी होती। ऐसे में क्या होता है, जब इसके अंदर हम कुछ सामान रख देते हैं, ठीक, याद रखो इसके अंदर डबल मटका नहीं है, ये सिंगल मटका है, ठीक है, ये सील करने का तरीका था उस समय का। होता क्या था, ये जो कटिंग होती थी इसमें जब वो ढक्कन लगाते तो ढक्कन और इस कटिंग के बीच क्या होता, कुछ जगह रह जाते जिसके अंदर से, जिसकी वजह से हवा अंदर या अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल सकती थी, है ना। तो इसको रोकने के लिए ये लोग क्या करते, यहाँ पे पानी भर देते हैं। अब पानी भर देने की वजह से ना अंदर की गैस, अंदर की जो गैस बनेगी, जो हवा होगी ना वो बाहर जा पाएगी, और ना बाहर की जो हवा या गैस होगी वो नहीं अंदर जा पाएगी। इस तरह से वो लोग किसी चीज को सील कर देते थे, ठीक है। ये भी जानकारी आपके लिए थोड़ी नई होगी, लेकिन इस तरीकों का इस्तेमाल बहुत बहुत पुराने समय से किया जा रहा है, बशर्ते होता क्या है कोई बताता नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक। तो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताइएगा जरूर। अब आ जाते हैं थोड़ा मॉडर्न फ्रीजर पर, ठीक है। अब ये भी मॉडर्न फ्रीजर क्या है, मिट्टी का ही बना है, ठीक है। अब इन फ्रीजरों में किया क्या गया है, इनको मिट्टी से बनाते हुए ठीक उसी प्रोसेस का ध्यान में रखा गया है जिससे ये मटका बनता है। कैसे, इन फ्रीजर को, ठीक है, बनाते हुए एक ध्यान रखा गया है कि इनको पहले छाव में सुखाया जाए, फिर बाद में भट्टी में पकाया जाए। इससे क्या होता है, सॉरी बीच में रोकने के लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो मिट्टी का जो फ्रीजर हुआ, इसको जब मिट्टी से बनाते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसको पहले छाव में पकाया जाए, मतलब छाव में अच्छी तरीके से सुखाया जाए। इससे क्या होंगे, मिट्टी के जो होल्स होंगे, ठीक है, वो भरेंगे नहीं, होल्स बने रहेंगे, होल्स, ठीक है, ताकि जो मिट्टी की जो ये दीवार है इसमें आसानी से पानी एब्जॉर्ब हो सके। अब इस फ्रीजर के ऊपर एक टंकी बना देते हैं, ठीक है, थोड़ी ड्राइंग खराब है देख लेना, ओ टंकी कुछ अजीब सा बन गया है, चलो समझ लो टंकी बन गया है। अब इस टंकी में जैसे हम पानी भर देते हैं, ये भी मिट्टी का ही होता था, तो हम जानते हैं कि ये मिट्टी का, ये पूरी दीवारें मिट्टी की है, तो पानी धीरे धीरे टंकी से क्या होगा, रिश्ते 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 क्या होगा, पूरे दीवारों में फैल जाएगा और पूरी दीवार ठंडी हो जाएगी। कैसे, अब क्योंकि देखो पानी जो टंकी में था हमने भर दिया, अब टंकी में पानी भरने की वजह से वो धीरे धीरे रिश्ते में पूरे दीवार में, क्योंकि पूरी मिट्टी के फ्रीजर में फैल गया। अब फैलने की वजह से जैसे ही बाहर की हवा इसे टकराएगी, काफी बड़े लेवल पर क्या होगा, वेपर बनेगा, है ना, बहुत बड़ा सा सरफेस एरिया उसको मिल गया। अब वेपर बना, अब वेपर जब उड़ेगा वो मिट्टी को ठंडा कर देगा, नेगेटिव हीट के बराबर एनर्जी निकाल कर,
और मिट्टी ठंडा हो जाएगी तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो अंदर क्या हुआ, आप सब्जियां फल रख सकते हो, है कि नहीं। ये फ्रीजर इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब यहाँ पर ऊपर पानी की टंकी इसलिए बना दी गई है कि बार बार आपको पानी स्प्रे न करना पड़े, है ना। तो इसमें क्या है, 2-3 लीटर पानी भर दिए तो हो सकता है पूरा दिन आराम से चल जाए। और ये फ्रीजर भी काफी कारगर है और इको फ्रेंडली भी। क्यों, देखो हमारे फ्रीजर में बहुत सी ऐसी गैस, जैसे आइसोब्यूटेन गैस हो गई, आपने देखा होगा कभी फ्रीजर वाला गैस भरने के लिए आता होगा तो उसकी जो कैन होता है, जो गैस भरने वाला कैन होता है, उस पर इस तरह से कुछ लिखा होगा R34A। ये क्या है, ये गैस का नाम होता है उस पर लिखा हुआ। या आप कह सकते हो आइसोब्यूटेन, अलग अलग नंबर, ये नंबर अलग अलग होंगे। क्यों, अलग अलग नंबर से होता ये है कि वो अलग अलग प्रकार का रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। अब ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में अगर निकल जाए तो ये काफी हार्मफुल होगा हमारे क्या, आपके लिए भी। क्यों, अगर इसकी लीकेज हो रही है उस फ्रीजर से या फ्रिज से, तो ये हमारे सांसों में अगर चला जाए तो ये हमारे लिए तो हार्मफुल है ही, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसीलिए हमारा जो फ्रीजर है वो इको फ्रेंडली तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रीजर है मिट्टी का, ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली है। हाँ, इसी इसी थ्योरी पर क्या करते हैं, कैसरोल भी बनाते हैं। क्या, हाँ, कैसरोल भी। अब कैसरोल में के ऊपर भी पानी रखते होंगे, नहीं नहीं नहीं, कैसरोल में जब रोटियां रखते हैं, होता है ना, रोटियां क्या होती हैं, गर्मा गर्म जब रख दी जाती है तो उसमें से वेपर निकलता है। अब कैसरोल क्योंकि मिट्टी का बना होता है तो वो सारा वेपर क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से रोटियां चिपचिपी नहीं होती हैं। गर्मा गर्म रोटियों को बिना ठंडा किए तुरंत कैसरोल में रखा जा सकता है। ये भी इको फ्रेंडली है। बस इसमें एक चीज की कमी होती है, मजबूती। जी हाँ, ये कैसरोल सजावटी होते हैं, ऐसा नहीं होता है एकदम मजबूत तो नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हमारी हरकत सही नहीं है, वो बार बार गिर रहे हैं तो वो टूट जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि मिट्टी के हैं ना। मेटल्स के होंगे तो मेटल्स के नहीं टूटते। तो बात रही कैसरोल की, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये तो रहा फ्रीज, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले एग्जाम्पल की ओर, जो है एसी, हाँ, एयर कंडीशनिंग। अब देखो यहाँ पर पहले के समय में, ठीक है, पहले के समय में होता क्या था, जो गांव के साइड के जो मकान बनते थे, एक तो उनकी दीवारें बड़ी मोटी मोटी होती, और दूसरी तरफ वो जो दीवार बनवाते, उन दीवार में इतना बड़ा बड़ा होल होता, हाँ, कि उसमें क्या करते, वो खाचा बनवा देते। अब वो कैसे, देखो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, मान लो इस तरह से हमने एक चौकोर सा होल बनाया, ठीक है, ये थोड़ा आयताकार हो गया है, ये दीवार के अंदर बना हुआ होल है। अब इस होल में क्या करते, मान लो हमने यहाँ पर पंखा लगा दिया, यहाँ पर पंखा लगा दिया कि ये बाहर से हवा को खींचकर अंदर दे, ठीक, समझ में आ रहा है। इस तरह से ये दीवार में अंदर की कटिंग बनी हुई है ताकि ये बाहर से, या मान लो हम कोई डिब्बा बना लिए हैं, ठीक, कोई डिब्बा बना लिए, इसमें एक तरफ आगे पंखा लगा दिए, ये ठीक कूलर की तरह ही काम करता है। देखो कैसे पंखा लगा देने की वजह से वो बाहर से हवा खींचता और अंदर देता। याद रखो, बस यहाँ पर कुछ कोई छेद नहीं होता है, न कोई जाली लगी होती है। अब हवा आने का रास्ता बस यही होता है। अब यहाँ पर वो करते क्या है, यहाँ पर वो मिट्टी का, मिट्टी की स्लाइड है, इस तरह से टंकियां बना देते हैं, इस तरह से, बीच बीच में एक प्लेट लगा देते हैं मिट्टी की बनी हुई, जिससे होता क्या है, ये जो हवा, मतलब पंखा जो चलेगा, ये बहुत तेजी से हवा को खींचेगा। अब हवा क्योंकि आएगा तो ये क्या होगा, इन मिट्टी की प्लेटों से टकराएगा। मिट्टी की या मेटल की भी लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हवा टकराएगा, वो डायरेक्ट सीधे नहीं जा पाएगा। अब ऐसे में हवा को पंखे तक पहुंचने के लिए क्या होगा, ये सफर तय करना पड़ेगा। पहले वो टकरा कर नीचे जाएगा हवा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर जाकर ही पंखे से होगा बाहर कमरे में जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग क्या चालाकी करते हैं पता है, नीचे की तरफ पानी भर देते हैं। हाँ, नीचे की तरफ इस तरह से छोटी छोटी टंकियां बनाकर उसमें पानी भर देते हैं। इससे क्या होता है, जब हवा आता है तो वो पानी की सरफेस से भी टकराते हुए तब अंदर जाता है, जिससे हवा में मौजूद धूल, जो छोटे छोटे पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हवा क्या है, पानी की सरफेस से टकराते हुए अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से उसमें जितने भी धूल के कण होंगे वो पानी में फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है। देखो पहले के जमाने की जो तकनीक थी वो काफी बढ़िया थी। सच बताएं, जब हम खुद पढ़ रहे थे, पढ़ते हुए हमको खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि उस समय के लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, अमृतसर का वो जो मंदिर देखे होगे ना, स्वर्ण मंदिर, है कि नहीं, वो मंदिर भी कुछ इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, ताकि बाहर का टेम्परेचर कितना भी रहे, लेकिन उस मंदिर का टेम्परेचर, अगर आप कभी गए हो
तो वो कम रहता है। अब वो कैसे, चलो देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम जानते हैं वो मंदिर सरोवर, हाँ मतलब तालाब के किनारे बना है, हाँ या तालाब के बीचों बीच, सॉरी, हाँ कुछ इस तरह का सरोवर बना हुआ है, उसके बीचों बीच वो स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन बहुत ध्यान में रखकर बनाई गई है। क्यों, देखो चारों तरफ पानी के तालाब या कह सकते हो सरोवर होने की वजह से जब भी इस पर गर्मी पड़ती, हीट पड़ती, सनलाइट पड़ती, तो ये पानी क्या होता, वेपर में बदलता। अब ये वेपर में बदलने की वजह से जब इसके वेपर पानी के चारों ओर एक कवर बनाते, तो उसकी वजह से ये जो मंदिर है, जो बीच में वो गुरु नानक देव का मंदिर है, वो भी पानी के वेपर से ढक जाता, जिसके वजह से क्या होती, सनलाइट डायरेक्ट कभी उस मंदिर पर नहीं पहुंच पाती। और इस प्रोसेस को और तेज करने के लिए क्या किया गया, इस मंदिर के ऊपर सोने की प्लेट लगाई गई है। अब ये आप सोच रहे होगे खूबसूरती के लिए, हाँ खूबसूरती के लिए हो सकता है, लेकिन इसके पीछे साइंस है। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड होता है, सोना, ये बहुत अच्छा सभी मेटल्स में नंबर 1 पर आता है, किसमें, कंडक्टिविटी के मामले में। ऐसा क्यों, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ये बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और निकाल भी सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ये वेपर तालाब में चारों ओर जितने भी वेपर बने, ये उस मेटल के, मंदिर के मेटल, सोने की मेटल परत के ऊपर से जब टकराएंगे, तो ये क्या करेंगे, बहुत तेजी से मेटल के अंदर की गर्मी को बाहर निकाल लेंगे। मान लो मंदिर के अंदर का तापमान हुआ बहुत ज्यादा गर्म, क्योंकि अंदर ईंटों से ही बना है, लेकिन उस पर मेटल की परत लगाने की वजह से हुआ क्या, मेटल क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो अंदर से गर्मी को अपने में खींच लेगा, है ना। अब क्योंकि बाहर ढेर सारी वेपर बन रही है, अब वेपर क्या होगी, जब वेपर बनेगी वो मंदिर की, वो सोने की प्लेट से क्या होगा, पूरी गर्मी खुद में ले लेगी, है ना, अपने लेटेंट हीट के बराबर, जिसकी वजह से मंदिर के अंदर का तापमान काफी कम रहता है। क्या, इवेपोरेशन मेथड। सोचो उस समय के लोगों को भी इस चीज की जानकारी थी, जिससे वो ये जो मंदिर बनाए हैं, ये इतना खूबसूरत मंदिर तो है ही, काफी शांति भरी जगह है, लेकिन जब भी आप वहां जाओ तो इस बात को ध्यान रखो कि वहां के इंजीनियर कितने महान थे। सोचो उस समय वो लोग इतने दिमागदार थे कि मंदिर को भी इतनी खूबसूरती से और इस तरह से डिजाइन किया कि वो मंदिर बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन उस मंदिर में जाते ही आपको राहत मिलेगी। शांति की बात अलग है, ठीक है, तो राहत की बात अलग है। शांति क्यों, वहां पर मन शांत हो जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, गुरु नानक देव का मंदिर है कि नहीं। इसीलिए कभी जाना या जब भी उसको देखना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उस समय के इंजीनियर लोग भी इस तरह के प्रोसेस को जानते थे। और एक हमारे बुक्स में है कि लिखा ही नहीं जाता है, हाँ इवापोरेशन में कपड़े को सुखाना, ये सुखाना, वो सुखाना करके छोड़ दिया जाता है। देखो बच्चा, ऐसे एग्जाम्पल पढ़ो जो समझने में आसान हो, ठीक है, तो अच्छा लगता है, लेकिन उन एग्जाम्पल से हमें बहुत कुछ पता भी चलना चाहिए। ये नहीं कि हमने मुंह धो लिया ये इवापोरेशन है, हमने पहले एग्जाम्पल बताया, इससे क्या फायदा, आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, मुंह धोने में नहीं, लेकिन अभी जो जो चीजें बताए हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इस तरह के होने चाहिए, ना कि मुंह धोने वाला, चाय ठंडा करो फूको, ये है इवापोरेशन। नहीं नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल बकवास है आज के समय को देखते हुए। ठीक है, एक समय होगा कि जो एग्जाम्पल थे वो बहुत बढ़िया हुआ करते होंगे, लेकिन आज के समय को देखते हुए नहीं। आज के समय में अगर, माफी चाहूंगा लाइट चली जाने की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने फ्रीजर देख लिया, तो अब हम जानते हैं हाँ एक और प्रोसेस। ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, धूप से पानी ठंडा करने की तकनीक बनाई। अब सोचने में अजीब लगता है, धूप तो जिस चीज पर पड़ता है उसको गर्म करता है, ये तो ये ठंडा कैसे करता होगा, है ना। एग्जाम्पल वही इवेपोरेशन। कैसे, देखो यहाँ पर जो फ्रीजर उन्होंने बनाया, ठीक है, जो कूलर बनाया है, ये पानी को ठंडा कैसे करता है। ठीक, इसमें किया क्या उन्होंने, पहले एक टंकी बनाई, ठीक, ऊपर की ओर टंकी बनाई, उसमें बहुत बड़ा कॉपर का पाइप लगाया छल्लों के रूप में, ठीक, और उसके एक सिरे पर नल जोड़ दिया। मान लो ये नल है और बड़ा अजीब सा पानी को बना देते हैं और लिख देते हैं नल, ठीक है, ताकि ड्राइंग में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप समझ लो कि अगर इस टंकी में हम पानी भरते हैं तो ये धीरे धीरे इस पाइप की सहायता से नीचे नल से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने किया क्या, इस टंकी को काफी अच्छा इंसुलेट किया ताकि बाहर से किसी भी प्रकार की गर्मी अंदर ना जा सके। और दूसरी बात, ये जो पाइप है कॉपर की क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। कॉपर की ना मिले तो एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम की पाइप पर बहुत बढ़िया कोटिंग होनी चाहिए ताकि जो इसके अंदर पानी है वो क्या हो, अरे
एल्यूमिनियम से लटका है, ठीक है, नहीं तो वो पानी क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। या स्टील की पाइप, लेकिन हाँ कॉपर की ले लो, बहुत बढ़िया, ठीक। तो कॉपर की पाइप, चलो आ जाओ कॉपर पे। तो कॉपर की पाइप इतना बड़ा लेने का मतलब क्या है, छोटा सा भी ले सकते हैं बस ऐसे, नहीं बड़ा सा स्प्रिंग बना देने से क्या होता है, छोटी जगह पर काफी ज्यादा बड़ी पाइप आ सकती है। इससे क्या होता है, बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिलता है। और इन्होंने किया क्या, इस पाइप को खुला नहीं छोड़ा, इस पाइप के ऊपर कवर लगाया, क्या पूरे पाइप पर एक फोमिंग मटेरियल से कवर कर दिया। अब ये फोमिंग मटेरियल कैसा होता है, जैसे रुई, जैसे हमने बताया था ना, जो बोतल था, हाँ बोतल में जूट, हाँ जूट का बोरा लपेट देते हैं ताकि उस बोरे को जब हम, हाँ मॉइस्चर दे, मतलब पानी से गीला कर दें तो हमारा बोतल क्या हो, ठंडा रहे। ठीक वही तरीका इन्होंने किया, आजमाया। इन्होंने क्या किया, उस पूरे पाइप पर ये जो फोमिंग मटेरियल लपेट दिया, हाँ उसके लिए यहाँ पर एक अलग से टैंक बनाया, टंकी, इसके अंदर पानी भर दिया। अब ये पानी क्या होता, ये पानी धीरे धीरे रिश्ते हुए इस पूरे फोम को, जो पूरा फोमिंग मटेरियल था, ठीक है, उसको गीला रखता। गीला रखने की वजह से जब सनलाइट अंदर पड़ती तो ये पानी की टंकी तो सुरक्षित रहती है कि नहीं। लेकिन जब ये कॉइल पर पड़ता अंदर के, हाँ कॉइल पर, एक तो बहुत बड़ी सरफेस एरिया पर जब धूप पड़ी अंदर, हाँ अब धूप पड़ने का मतलब ये मत समझना कि ये खुला होगा, नहीं ये पूरा पैक होता है एकदम अच्छे से। अब क्योंकि अंदर जब धूप पड़ेगी तो पूरा अंदर से गर्म हो जाएगा ना। अब अंदर से गर्म हो जाने की वजह से ये क्या हुआ कि कॉइल के चारों ओर जो फोमिंग मटेरियल लगा था, जो पानी सोखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि एक टंकी से पानी क्या आता, फोम पर पड़ रहा था। अभी फोमिंग मटेरियल पानी को क्या करता है, अपने अंदर सोखे रहता है, जिसकी वजह से जब इसके अंदर का तापमान बढ़ा तो क्योंकि बहुत बड़े सरफेस एरिया पर पानी फैले होने की वजह से पानी वेपर बना, और ज्यादा मात्रा में वेपर बना, ठीक है, ज्यादा मात्रा में वेपर बना। ये हमसे ध्यान रखो, पाइप इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ा लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वेपर बन सके। ज्यादा ज्यादा वेपर बनने का क्या मतलब है, जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वो टेम्परेचर को कम करेगा, क्या, हाँ इसीलिए। अब क्योंकि गर्मी से वेपर ज्यादा बन रहा है, वेपर बनने की वजह से क्या होगा, ये वेपर, वो जो कॉपर की पाइप थी उसके अंदर से हीट को अपने साथ लेकर उड़ जाएगा, है ना, अपने साथ निकाल लेगा, जिसकी वजह से वो कॉपर की पाइप ठंडी हो जाएगी। और क्योंकि कॉपर की पाइप के अंदर से मतलब उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी से जो हीट होगी वो कॉपर में जाएगा, और कॉपर से जो हीट होगी वो पानी के वेपर में, जिसकी वजह से पानी ही पानी को ठंडा करने का काम करता है। या कह सकते हो आप, धूप ही पानी को ठंडा करने का काम करता है, क्योंकि धूप की वजह से क्या हुआ, गर्मी बढ़ी, पसीने, अब गर्मी से क्या हुआ, वेपर बना, और वेपर से क्या हुआ, ये ठंडा हुआ। ये पूरी मशीन इसी तरह इस्तेमाल की होती है बिना किसी बिजली के। और हाँ इसमें एक छोटा सा इंप्रूवमेंट करना चाहो तो यहाँ नीचे एक छोटा सा पंखा लगा दो। क्यों, पंखा देखो, अब यहाँ पर सरफेस एरिया बड़ा है ताकि ह्यूमिडिटी, सॉरी वेपर ज्यादा बने, ठीक, वेपर ज्यादा बनने से कूलिंग ज्यादा होगा, ज्यादा तेजी से होगा, आप कह सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर छोटा सा एक पंखा लगा दो, पंखा नीचे से हवा खींच के ऊपर की ओर छोड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेपर है वो बहुत तेजी से हट भी जाएंगे, और ज्यादा तेजी से वेपर हटे तो और ज्यादा तेजी से वेपर बनेगा, है ना, पहले ही वीडियो बताया था कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कूलिंग प्रोसेस है ये और तेज हो जाएगा। और ये 5 वाट का, मान लो यहाँ पर 5 वाट का लगभग पंखा लगा देते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा जगह छत पर एक सोलर पैनल, ताकि ये पूरी तरह से धूप से चले। हम जाकर कहीं पर लगा दें इसे तो ये पूरी तरह से धूप से चल रहा है और पानी ठंडा कर रहा है, ठीक है। ये भी देखो, ये तकनीक क्या है, ये वही तकनीक है बोतल वाली, बसंती सोचने का तरीका देखो, क्या सोच कर कितना बेहतरीन बनाया गया है कि नहीं। अब एक अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल, प्यारे प्यारे। अब यहाँ पर कुछ मशीनों को ठंडा करने के लिए भी बनाए जाते हैं, जैसे चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, बहुत सी ऐसी मशीनें होती हैं जो काम करते हुए बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब गर्म हो जाने की वजह से उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए उन मशीनों को काम करते हुए ठंडा रखना जरूरी होता है। तो ऐसे के लिए ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, उस पर कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, हाँ केमिकल कूलेंट का। जिससे क्या होता है, केमिकल कूलेंट एक तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, दूसरी बात उससे पॉल्यूशन भी फैलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मफुल गैसें बनती हैं, और ये कॉस्टली तो होता ही है। तो इसके लिए हम एक बार पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में, तो किसी ने एक तरीका निकाला, उन्होंने क्या किया, हाँ इस तरह से मिट्टी की पाइपें बनाई, क्या, हाँ मिट्टी की पाइपें। अब मिट्टी की पाइपों को एकदम सीधा नहीं बनाया, उन्होंने थोड़ा कर्व देता वो बनाया, ताकि अगर इसमें से हवा अगर जाए तो वो पूरे सरफेस एरिया से एकदम आराम से ना निकल जाए, वो टकराते हुए निकले, है ना। ऐसे ढेर सारी पाइपों को उन्होंने बनाते हुए, सॉरी थोड़ा पाइप गड़बड़ बन गया, है ना, बनाते हुए आपस में जोड़ दिया ताकि वो छत्ते जैसा बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर की ओर एक पंखा लगाया, एक पंखा, ताकि जब पंखा चले तो ये पाइप के अंदर से हवा को खींचे, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब ऊपर एक स्प्रेयर लगाया जो पानी को इन पाइपों पर स्प्रे करता हो, या एक डायरेक्ट पंप लगा दिया,
ताकि उससे पानी क्या हो, इन पाइपों पर चल जाता रहे। अब ये पाइपें मिट्टी की बनाई उन्होंने। अब मिट्टी का चुनाव क्यों किया? क्योंकि ये बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होता है, पानी को काफी लंबे समय तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता है, और दूसरी बात इको फ्रेंडली होता है, जिसकी वजह से ये जो पाइपें थी ये पानी को सोख लेती है ना। तो इसकी वजह से जब इनके अंदर से हवा जाती टकराते हुए, तो हवा एक तो ठंडी हो जाती, दूसरी बात हवा के अंदर छोटे छोटे पानी के बूंदे आ जाती, जिसकी वजह से जब ये उस गर्म इंजन से टकराती हवाएं, तो क्या होती है, एक तो हवाएं ठंडी है तो इंजन से जब टकराएंगी तो इंजन को भी ठंडा करेंगी, और दूसरी बात पानी हवा में जो पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं वो भी जब इंजन से टकराएंगी तो वो वेपर में बदल जाएंगी। अब वेपर में बदलने से क्या होगा, वो ठंडा होगा, मतलब डबल कूलिंग मिल रही है इसको, जिससे ये इंजन क्या होता है, हाँ, बिना किसी केमिकल कूलेंट के इस्तेमाल के ये आसानी से, हाँ, इको फ्रेंडली तरीके से, अब कम कीमत में, जी हाँ, कम कीमत में आसानी से ठंडा होता रहता है। ठीक है, ये तकनीक भी देखो बड़े सरफेस एरिया की वजह से मुमकिन है यहाँ पर। ठीक है, बड़े सरफेस एरिया की वजह से मुमकिन है। तो जितना ज्यादा वेपर बनेगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, उतनी ही ज्यादा बेहतर तरीके से ये कूलिंग करेगा। हाँ, ये भी आपको अब हम जान चुके होंगे, आसानी समझ में आया होगा ना, बहुत अच्छे। तो एक छोटा सा एक लास्ट देख लेते हैं, मिस्टिंग फैन। हाँ, मिस्टिंग मतलब बौछार। ये पंखा क्या करता है, बौछार छोड़ता है। ये पंखा कुछ इस तरह से बनाया गया है, हाँ, ये नॉर्मली पंखा होता है, ठीक है, हम जानते होंगे, जैसे टेबल फैन देखे होंगे, या स्टैंड वाला पंखा, इसके नीचे क्या करते हैं, टैंक लगा देते हैं जिसमें पानी भर देते हैं। अब ये दो दो टाइप के आते हैं, एक तो इसके अंदर छोटा सा हीटर लगा होगा जो क्या करता है, पानी को हीट करता है, उसको वेपर में बदलता है, और वेपर क्या होता है, एक पाइप की सहायता से पंखे के ऊपरी, हाँ, ऊपरी यहाँ पे जो जाली होती है, यहाँ पर एक नोजल लगा होता है, ये जो गैस होती है, मतलब जो वेपर बनी, ये इस नोजल के पास आ जाती है, जिसकी वजह से जब हवा चल रही होती है तो हवा में काफी मात्रा में वेपर, हाँ, मतलब मॉइस्चर को भी मिलाता हुआ आगे बढ़ाता है, ताकि वो वेपर जिस चीज से टकराए, हाँ, उसको ठंडा कर सके। और दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पर हीटर ना लगाकर एक पंप लगा होता है। ये पंप इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा पीएसआई पर उस पानी को ऊपर भेजता है कि पानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्प्रे हो जाता है। इसीलिए इसीलिए इसको मिस्टिंग फैन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पानी की छोटी छोटी बूंदों को स्प्रे कर रहा है, अब क्योंकि पंखा जो चल रहा है वो बहुत तेजी से हवा फेंक रहा है काफी दूर तक, तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदें भी काफी बड़े एरिया तक पहुंच जाएंगी और काफी बड़ा एरिया ठंडा कर देंगी, है ना। सरफेस एरिया बढ़ गया, है कि नहीं, हवा की स्पीड बढ़ गई तो कूलिंग भी तो बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इस फैन में, ठीक है, पानी का इस्तेमाल करने की वजह से इसको सिर्फ आउटडोर में ही इस्तेमाल करना अच्छा होता है। क्यों, घर के अंदर नहीं, क्योंकि घर में इलेक्ट्रॉनिक की चीजें होती हैं तो उसमें पानी चले जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे बाहर कहीं रेस्टोरेंट है या आपका बगीचा है, उसमें आप चाह रहे हो गर्मी के समय भी थोड़ा सा टहल लो, तो ऐसे में अगर आपके पास इस टाइप का पंखा है तो आप लगा सकते हो, ताकि वो जितनी बड़ी बड़ी जगह है वहां पर पानी की छोटी छोटी बूंदी स्प्रे करता हुआ वहां पर मॉइस्चर बनाए रखे, ताकि वहां पर आप आसानी से टहलो तो आपको गर्मी महसूस ना हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इवेपोरेशन मेथड का ही इस्तेमाल हुआ, है कि नहीं। जाते जाते एक और चीज है, एक छोटा सा एक्स्ट्रा, इसका इवेपोरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो एग्जांपल में आपने पंप देखा होगा, अपना वाटर पंप, है कि नहीं, वो कुछ इस तरह से होता है, हाँ, तो आपने देखा होगा उसका पंप का जो ये बहुत लोग टुल्लू कहते हैं, है ना, टुल्लू क्या, हमारे यहाँ पे टुल्लू ही कहा जाता है। वाटर पंप बहुत कम ही लोगों के मुंह से निकलेगा। तो होता क्या है, वाटर पंप की ये जो मोटर होती है उस पर देखे होंगे कुछ पतली पतली लाइनें खड़ी खड़ी बनाई जाती हैं। ये लाइनें होती किस लिए हैं, कभी सोचा है? नहीं ना। देखो ये जो लाइनें होती हैं ना, ये इसको ठंडा करने का काम करती हैं। आपने देखा होगा पंप के पीछे एक अजीब सा पंखा लगा होता है ना। ये पंखा घूमता है तो हवा आती है कि नहीं ये पता ही नहीं चलता है। अब ये पंखा तभी लगाया क्यों जाता है और ये लाइनें बनी क्यों होती हैं? देखो यहाँ पर ये पंखा जब घूमता है ये करता क्या है, अपने आसपास की हवाओं को हटा देता है बहुत तेजी से। क्यों? लो प्रेशर एरिया बनाता है, क्योंकि हमने इससे पहले ही बताया था हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती हैं। लो प्रेशर मतलब खाली स्थान, है कि नहीं। तो हवाएं क्या होती हैं, बहुत तेजी से लो प्रेशर की ओर, मतलब इस खाली स्थान में घुसना चाहेंगी। अब क्योंकि ये जो मोटर का जो पंखा है, पंप का पंखा है, वो घूमते हुए क्या करता है, हवाओं को फेंकता है, क्योंकि आगे इधर से ही हवाएं अंदर घुस रही हैं तो उनको इधर से थोड़ी ना निकल जाएंगी, है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर भी देखो गैप छोड़ा जाता है, खाली स्थान छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से हवाएं क्या हो, जो हवाएं फेंकी जा रही है वो इधर से निकल जाए, है कि नहीं। अब ये इधर से निकलने की वजह से क्या होता है, ये जो प्लेट होती है, उभरी हुई जो प्लेटें होती हैं उस मोटर पर, उससे टकराती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिलता है। और हवाएं जब उस बड़े सरफेस एरिया से टकराती हैं तो जो मोटर होता है उसको बहुत आसानी से, ठीक है, ठंडा भी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। आपने अगर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो ध्यान देना, ठीक है। और अब तक अगर आपने हमारा ये और
और इतना लंबा सा वीडियो पूरा देख लिया हो तो हाँ, ऊपर पोल में 1 से 5 तक रेटिंग में, हाँ, जो भी रेटिंग आपको अच्छी लगी हो, जितना भी आपको समझ में आया हो, आप बता सकते हो। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या नया सीखने को मिला। ठीक, और अपने विचार व्यक्त जरूर करें। और हाँ, इतना लंबा वीडियो देख लियो हो तो अपनी आंखों को थोड़ा धो लो। धोने के बाद 5 या 10 मिनट के लिए आराम कर लो ताकि उन्हें राहत मिल सके, क्योंकि लंबे समय के लिए वीडियो या किसी भी चीज पर टकटकी मार के नहीं देखा जाता है ना। आपकी प्यारी प्यारी आंखें दुखने लगेंगी, है कि नहीं। और हाँ, अब तक इतना बर्दाश्त कर ली हो तो हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर जाकर क्या करना है, फॉलो भी कर सकते हो। धन्यवाद।